नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज का दिन थोड़ा अनोखा है। मैंने दिन की शुरुआत बस्तर के एक बड़े ही बुजुर्ग नेता अरविंद नेताम जी के इंटरव्यू से की और अभी शाम ढली नहीं है ठीक से, और वहाँ के एक नौजवान नेता, बहुत नौजवान नहीं रह गए हैं लेकिन नौजवान रहते हुए जो नेता बने, ऐसे मनीष कुंजाम, वहाँ के कम्युनिस्ट नेता, CPI के नेता, भूतपूर्व विधायक, उनसे अभी बात हो रही है। एक ही दिन में बस्तर के दो बड़े नेताओं से बात होना बड़ी बात है। मनीष कुंजाम के बारे में मैं थोड़ा सा परिचय आपको देता हूं, बाकी हम उन्हीं से सुनेंगे। 1990 से लेकर 1998 के बीच वो 2 बार विधायक रहे, कोंटा से, CPI के विधायक। भाजपा को इन्होंने हराया जो दूसरे नंबर पर थी, कांग्रेस शायद तीसरे नंबर पर थी इन दोनों ही चुनावों में। 2 बार विधायक रहना, कम उम्र में, एकदम लड़ने की उम्र हुई भी नहीं थी उस समय से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार 2 चुनाव उन्होंने जीते। कार्यकाल कुल 8 साल का मिला, क्योंकि आपको याद होगा 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद पटवा सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो विधानसभा खत्म हो गई थी। उस वक्त भी मनीष कुंजाम वहाँ मध्य प्रदेश में विधायक थे। फिर दूसरी बार जीत कर आए बस्तर के कोंटा विधानसभा क्षेत्र से, 2 बार CPI के विधायक। उसके बाद वो लगातार कोंटा में और लड़ते रहे चुनाव। बीच में एक बार दंतेवाड़ा से भी उन्होंने चुनाव लड़ा, जो कांग्रेस के बस्तर के एक बड़े नेता, एक समय वो भी CPI में थे, महेंद्र कर्मा जी, बस्तर टाइगर कहते थे उनको। नक्सली उनके नाम का खौफ खाते थे। नक्सलियों ने आखिरी में उनसे अपना हिसाब चुकता किया बहुत हिंसक तरीके से। महेंद्र कर्मा के खिलाफ भी एक बार मनीष कुंजाम लड़ चुके हैं, लेकिन शुरू के 2 जीत के बाद में उनके नाम बहुत सारी हार दर्ज है, लेकिन वो हौसला नहीं हारते हैं। चुनाव हारते हैं, हौसला नहीं हारते, थोड़ा खास बात है ये। अभी इस बार फिर वो कोंटा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, कमर कस ली है वहाँ से। हालांकि अभी कुछ दिन पहले कोंटा से जो विधायक हैं, जो राज्य सरकार के आबकारी मंत्री हैं, कवासी लखमा, उनको मैं एक TV चैनल के कार्यक्रम में मंच पर बोलते देख रहा था। उन्होंने कहा कि मनीष कुंजाम इतने बार हार के भी नहीं थका है, उसका पार्टी के लोग थक गए हैं लेकिन मनीष कुंजाम नहीं थका है, ऐसा उन्होंने कहा। अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक बार फिर कोंटा से पूरी तैयारी कर ली है, पार्टी ने उनको वहाँ से लड़ने के लिए कहा है। आज वो हमारे हाथ नसीब हुए हैं, तो हम उनसे बस्तर के बारे में, उनके चुनावों के बारे में कई सवाल करने जा रहे हैं। मनीष, आपका बहुत स्वागत है यहाँ पर। धन्यवाद भैया, आपने समय निकाला, आप आए और हमारी बातचीत के लिए तुरंत तैयार हो गए। नहीं, मैं तो वैसे भी आपसे मिलना भी चाहता था जी। काफ़ी दिनों बाद रायपुर आया। हाँ। इस बीच में आपको मैंने TV पर, आपके चैनल पर ही देखा था। हाँ। YouTube चैनल पर। तो आपके शरीर को देखकर, चेहरे को देख कर के मुझे भी तरस थोड़ा आया। सा, हाँ, मुझे चिंता होने लगी थी कि पता नहीं कोई बीमारी से ग्रस्त तो नहीं हुआ है, और काफ़ी कमज़ोर से लग रहा है। तो मैंने सोचा कि आपसे मुलाकात कर ही लो। नहीं, बड़ा अच्छा तो किया आप आए मनीष। आपने बुलाया, कहीं ना कहीं दिल को पुकारा, ऐसा हुआ। बिल्कुल। और आपसे मुलाकात हो गई। बिल्कुल। जी जी। मनीष, क्या हाल है? आप इतनी कम उम्र में इतने सारे चुनाव जीत कर, इतने सारे चुनाव हार कर, यानी कोई बहुत बुजुर्ग हो जाने पे ही इतना जीत हार दर्ज होती है उसके नाम पे, कैसा लगता है आपको? देखिए, कोई भी चुनाव हारने से बुरा तो लगता है, तकलीफ तो होता है। जो तैयारियां कर लेते हैं उसके बाद हार मिल जाए तो वो तकलीफ को झेल पाना भी एक तरह से कला ही है। हाँ। और कई लोग ऐसे हारने के बाद तो शांत बैठ जाते हैं। हाँ। पर मुझे कम्युनिस्ट पार्टी ने शुरुआती दिनों में जिस तरीके की शिक्षा मुझे मिली, और उस समय कम्युनिस्ट पार्टी में जब आए तब हमें कहा गया कि चुनाव एक माध्यम होगा। हाँ। बाकी आपको जन संघर्षों से जन आंदोलन का निर्माण करना है, पब्लिक को गोलबंद करना है।
जी। ये आपका फोकस होना चाहिए। हाँ। तो हम उसी शिक्षा को ग्रहण करके हम लोग अभी तक हाँ। हम चुनाव तो लड़ते हैं, पर हमारा काम मूल रूप से जन आंदोलन पर ज़्यादा ध्यान है। लेकिन मैं देख रहा था, आंकड़े देख रहा था आपके चुनावों के 1998 से लेकर, यानी जो अविभाजित मध्य प्रदेश था वहाँ जी। पर आप रहे विधायक और 98 से हारना शुरू किए। 25 साल अभी होने जा रहा है, 5 चुनाव, जी। 5 चुनाव बीच के हार में निकल गए। तो पार्टी भी नहीं थकी आपको लड़वाते हुए वहाँ से? अब यही कहिए, और मैं समझता हूँ कि उस इलाके में चूँकि मैं चुनाव हारने के तुरंत बाद ही मैं सक्रिय हो जाता हूँ। हाँ। और कभी भी मैंने चुनाव हारा ये सोच करके घर में बैठा नहीं रहा। हाँ। और सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह भरता रहा। हाँ। और उनको तैयार करता रहा कि ये तो ज़िंदगी है और इसको लेकर के कभी निराश नहीं होना चाहिए। हाँ। तो हम दूसरी लड़ाई के लिए, आगे की लड़ाई के लिए नहीं, तैयारी बड़ी कर अच्छी लेते बात थे। है ये। तो इसलिए भी कि कम्युनिस्ट पार्टी ने हमेशा मुझे प्रत्याशी बनाया, और वहाँ के वर्कर्स जो चाहते हैं वही, इसलिए मैं प्रत्याशी बनता हूँ। और इस बार भी पार्टी ने अपने ज़िला की जो बॉडी है हाँ। और सर्वसम्मति से मुझे ही प्रत्याशी बनाया। और बनाने के बाद पूरे कार्यकर्ता सब मैदानों में लग गए हैं, काम में लग गए हैं। अच्छा। और अभी से नहीं बल्कि पहले से लगे हुए हैं, साल भर से लगभग ये काम चल रहा है। इस बार आपको क्या लगता है, ये चुनाव पिछले चुनावों से किसी मायने में अलग होगा थोड़ा सा, कि जैसा हर चुनाव रहते आया है वैसा ही होगा? देखिए, मेरा तो अभी पूरा ध्यान है कोंटा विधानसभा का। हाँ। मैं कोंटा विधानसभा के संबंध में ही आपके साथ चर्चा में बात करूँगा। बिल्कुल। और उस क्षेत्र, वो जो सीट है वो कई मायनों में राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। क्योंकि वहाँ से कवासी लखमा जो आबकारी मंत्री है, जो बस्तर का इकलौता मंत्री है, हाँ। अभी मोहन मरकाम हो गया पर इकलौता मंत्री, हाँ। तो पूरे बस्तर का प्रतिनिधित्व करते थे। और भूपेश कैबिनेट में वो काफ़ी ताकतवर मंत्री, हाँ। और भूपेश का बहुत भरोसेमंद मंत्री है, तो उसके खिलाफ लड़ाई है। हाँ। और इसलिए ये पहले तो एक सामान्य एमएलए था, हाँ। अब मंत्री के खिलाफ लड़ाई है। पर मुझे लग रहा है कि अब लड़ाई ज़रा ज़्यादा दिलचस्प है, अच्छा है। हाँ। और हमें जिस तरीके से जनता का जो समर्थन मिल रहा है, हाँ। मतदाताओं का अंदर अंदर गांव से, तो उससे ये हमें भी लग रहा है इतने चुनाव के बाद जिस तरीके का जन समर्थन जो हमारे पक्ष में दिख रहा है, हाँ। तो उससे अब हमें लग रहा है कि हम लोग ये चुनाव आराम से जीत जाएंगे। ऐसा? जी। आपका और कवासी लखमा का इसके पहले भी मुकाबला हो चुका है? जी। कितनी बार? अब 4 बार हो चुका है। 4 बार हो जी, चुका है। 4 बार हो चुका है जी। वो चारों बार कवासी लखमा जीते हैं? जी। और एक बार तो मैं दंतेवाड़ा से चुनाव लड़ लिया था। हाँ। इसलिए मेरे वो कोंटा से फिर रामासोड़ी लड़ लिए थे। हाँ। तो इस तरीके से आप कहेंगे तो 5 कवासी लखमा 5 बार के बार जीते चुनाव हुए। जीता है। यानी लगातार 5 बार एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतना एक बड़ी बात रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार आपको क्या लगता है कि उनसे आप क्यों जीत पाएंगे, जब इतनी बार वहाँ पे वो जीत चुके हैं 5 बार, और अब तो ताकतवर भी हैं, अब तो शायद सत्ता में रहते हुए जो सहूलियतें जुट जाती है चुनाव के लिए वो भी उनके साथ होंगी? नहीं, मैं वो बात सही कह रहे हैं। मंत्री है, सत्ता है, पैसे हैं, लेकिन उतना ही उनके खिलाफ नाराज़गी है। हाँ, क्यों हुई होगी नाराज़गी? एक तो नाराज़गी ये है कि पिछले चुनाव के वक्त में जितना उन्होंने आदिवासियों के लिए वादे किए थे, उनमें से एक वादा सही ढंग से पूरा हुआ ही नहीं, एक भी बोल रहे हैं एक आप? भी। और दूसरा जो अभी जो तात्कालिक मुद्दा है वो है अभी बैपम के द्वारा जो
शिक्षकों की भर्तियां हो रही हैं हाँ सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए। हाँ तो बस्तर संभाग के लिए भी 6000 से ज़्यादा शिक्षक भर्ती होने, हाँ और उसमें सरकार ने अतिरिक्त योग्यता का मापदंड लगा दिया अच्छा कि टीईटी, बीएड, डीएड हाँ। ये जो करेंगे उन्हीं को ही इस नौकरी में तो लगेगा। ऐसा ऐसे तो कम लोग होंगे वहाँ। पूरे इलाके में अभी हमारे जो कोंटा विधानसभा मतलब सुकमा ज़िले में हाँ करीब 700 शिक्षकों की को भरना है, नियुक्ति करना है। हाँ और अभी तक जितने लोग लगे हैं हाँ। उनमें से एक भी नहीं है अपने ज़िले का। तो ये नियमों में ढील दे के इनको किया गया है? नियमों में ढील नहीं दिया गया, नियमों को सख्त कर दिया गया। नियम को सख्त कर दिया। जी, उसमें टीटी, डीएड, बीएड ऐसा अतिरिक्त पात्रता को लाद करके हाँ। वहाँ के लड़कों को बाहर कर दिया गया। तो कहाँ के लोगों को अपॉइंट किया जा अभी रहा है? तक तो ये सब दुर्ग, रायपुर, भिलाई यहाँ के इलाकों लोग वहाँ अपॉइंट हो रहे जी, हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि नियमों में ढील देकर स्थानीय लोगों को रखना चाहिए कि स्कूली बच्चों के हित में ये है कि क्वालिफाइड लोगों को बाहर से लाना चाहिए? देखिए, इस मामले पे जब मैं बात करता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ सा होता है दिल से। और हमारे यहाँ भी एक समय था कोई पढ़े लिखे नौजवान नहीं थे। हाँ। आजकल हजारों युवक युवतियाँ हैं जो बेरोजगार हैं, और कभी कभार इस तरीके की नौकरी सरकार की तरफ से निकलती है और उसमें भी एक भी किसी का नहीं लगना, तो ये सीधा सीधा अन्याय है, जुल्म है। और प्राइमरी स्कूल का जो गुरुजी है उसको आप भी देखिए, हम लोग भी देखें कि कभी बस्तर और कुछ आदिवासी इलाकों में 8वीं पास वाले गुरुजियों को भी नियुक्त किया गया। हाँ। 10वीं पास वालों को भी नियुक्त किया गया। अभी तो हमारे बीच में बच्चे 12वीं पास, एमए, एमएससी सब करके बैठे हुए हैं। हाँ। ये तो पहली से लेकर 5वीं तक तो पढ़ा ही सकते हैं। हाँ। और ऐसे हमारे यहाँ अपने ज़िले में 603 पद है प्राइमरी स्कूल के, उसमें भी उसके योग्य भी समझा नहीं गया उन बच्चों को। अब तो ये मैं एक चीज़ मेरा- को समझना चाह रहा हूँ जी, कि ये कड़ी शर्तें जो हैं ये केवल बस्तर के लिए जोड़ी गई हैं कि पूरे प्रदेश में जोड़ी गई हैं? मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश के लिए ही होगा। ठीक। लेकिन बस्तर या सरगुजा ये शेड्यूल एरिया है, वहाँ रियायत देनी थी रियायत स्थानीय देनी। लोगों को। और शेड्यूल एरिया है, और 5वीं अनुसूची सीधे यानी स्पष्ट रूप से कहता है कि केंद्र या राज्य सरकार के कोई भी ऐसे कानून या नियम अगर उस नियम के लागू होने से वहाँ के लोगों आदिवासियों को कोई नुकसान हो रहा है तो वो वहाँ प्रभावी नहीं हो नहीं सकता, होना नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि कोर्ट के आर्डर भी यदि वहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है तो उस कोर्ट के आर्डर को भी रोक देना चाहिए, ये संविधान कहता ये उसमें है। तो फिर ये फिफ्थ क्यों शेड्यूल एरिया के शेड्यूल लिए। में, तो ये क्यों करना चाहिए? तो आपने सरकार को कभी लिख के दिया इस बारे में? लिख के दिए, लिख के दिया? लिख के दिए। कोई जवाब मिला आपको बिल्कुल सरकार कुछ से? नहीं, कुछ नहीं मिला। मुझको लग रहा है स्कूल शिक्षा मंत्री अभी कुछ महीने पहले तक जो थे वो तो खुद ही सरगुजा के थे शायद, प्रेम साय सिंह, और ट्राइबल कम्युनिटी के आए हुए थे। दिक्कत क्या है, हमारे जो ट्राइबल एमएलएज इतनी सारी भर्तियां हो रही हैं ट्राइबल एरिया में, और ये जो समस्या है सरगुजा में भी है, बस्तर में ही है ऐसा नहीं है। ये ट्राइबल एमएलए ये जो भर्तियां हो रही है जो गलत तरीके से बाहर से लोग आके भर रहे हैं छोटी नौकरियों में, हम तो नहीं कह रहे हैं कि सेकंड क्लास और बड़े अफसर के पोस्ट आप भर दो, रेंजर बना दो, थानेदार बना दो, तहसीलदार बना दो, ये तो हम नहीं मांग कर रहे हैं। हम तो छोटे छोटे जो 3rd क्लास है, 4th क्लास के ये सर्विस के पोस्ट मांग रहे हैं। इसमें फिर आप यहाँ से भरने की क्या जरूरत है? पर उस पर भी एक एमएलए ट्राइबल का 12 के 12 एमएलए बस्तर में सब कांग्रेस के हैं और 11 तो ट्राइबल के हैं, एक ने भी इस बारे में
इसको नहीं उठाया नहीं मामले उठाया, को। ये एक शब्द नहीं कहा। तो इनकी दिलचस्पी क्या है एमएलएस की? अपने लोगों को भरवा देना, अपने लोगों को नौकरी दिलवा देना, ऐसी कोई दिलचस्पी है क्या? ऐसा दिलचस्पी होता तो कहीं ना लड़ते, कहीं तो दिखता लड़ते भिड़ते या कोई बयानबाजी करते। उतना मुझे तो भी नहीं नहीं हो लगता, रहा है। बिल्कुल नहीं। यानी आपका ये मानना है कि बस्तर के जो आदिवासी एमएलए हैं उनके बीच बस्तर की भलाई को लेके एक सन्नाटा सा दिखता है आपको? एकदम से। एक सवाल, बस्तर में इतनी सारे प्रॉब्लम्स, हाँ। इतने सारे प्रॉब्लम्स, हाँ, चलिए। एक सवाल कहीं विधानसभा में छोड़िए, कहीं प्रेस के बयानों में भी नहीं दिखता है। ऐसा? जी। अब ये बतलाइए मुझको, ये एक मुद्दा आपने कहा जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे भी असर करेगा और दूसरे विधानसभा क्षेत्रों पे भी असर करेगा। दूसरी बात यह है, मैं बीच में खबरें पढ़ता हूँ कि कहीं बस्तर में हिंसा होती है, कुछ होती है, आप वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रोका जा रहा है, आपको जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है। ये कौन सी नौबत है बस्तर में? ये बात सही कह रहे हैं कि अभी 5 तारीख को एक इनकाउंटर बताया गया। 5 सितंबर को? 5 सितंबर को। हाँ। और 2 जो आदिवासी लड़के हैं उनको मार दिया गया और बताया गया कि ये नक्सली हैं। और संयोग से 5 तारीख को मेरा उसी एरिया में एल्मागोंडा मिनपा में मेरा प्रोग्राम था। मैं 5 तारीख को 10:30 बजे ही चिंता गुफा गांव पहुंच गया था। और एसपी फ़ोन करता है कि आप कहाँ हो? तो बोले चिंता गुफा में हूँ, आपसे तो बताया था कि मैं एल्मागोंडा जा रहा हूँ। हाँ। तो बोले नहीं नहीं, वहाँ मुठभेड़ चल रहा है, आप मत जाना। अच्छा। तो बोले ठीक है, आप बोल रहे हैं तो वापस हो जाऊंगा। हाँ। पर क्या बात है? तो बोले नहीं, 2 नक्सली मारे गए हैं और अभी भी मुठभेड़ चल रहा है। 10:30-11 बजे की बात है। हाँ। और जहाँ मैंने ये फ़ोन से बातचीत कर रहा हूँ, वहाँ उस गांव के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी है, 8-10 लोग। हाँ। और वो भी फ़ोन चूंकि स्पीकर में था, ऑन था, तो वो सब सुन रहे हैं। हाँ। फिर फ़ोन जब बंद किया तो उसके बाद हम लोग चर्चा करने लगे कि उधर जब एल्मागोंडा जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार अब तो बंद करो, सबको कैंसिल करने के लिए बोलो फ़ोन करके। तो वहाँ सब तैयारी थी, पूरे लोग इकट्ठे हो रहे थे, तो सबको कैंसिल कर दिया गया। फिर चर्चा में बात हो रही है कि ये ताड़मेटला यहाँ से बाई एयर सीधे जाएंगे तो 6-7 किलोमीटर, और एयर से जाओगे तो 4 किलोमीटर, 4 या 3 या 4 किलोमीटर, इतने दूरी में तो अगर सुबह से फायरिंग हो रहा है तो यहाँ तो आवाज तो आनी चाहिए। आवाज तो नहीं आई। बिल्कुल आवाज नहीं। आप भी तो सुन रहे हैं, कहाँ आवाज है? एसपी तो खुद कह रहा है कि अभी भी फायरिंग चल रही है। तो कोई आवाज नहीं है, सुबह भी आवाज नहीं, अभी भी आवाज, रात में भी कोई आवाज नहीं। तो फिर ये क्या फायरिंग हो रही है? तो हम लोग बहुत बातचीत करके बोले जो भी यार, उन्होंने फ़ोन किया, मैंने वापस जाने के लिए कहा, तो वापस चला जाता हूँ। तो ऐसा करके हम लोग वापस आ रहे हैं और बिल्कुल 10-1 किलोमीटर वापस आए होंगे तो वही ताड़मेटला गांव जहाँ इनकाउंटर बताते हैं, वहीं के लड़के लोग फ़ोन करके बता रहे हैं कि आप कहाँ पहुँचे? अच्छा। आप तो एल्मागोंडा जाने वाले थे। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसी बात है। एसपी ने कहा कि मत जाओ, तो मैं वापस आ रहा हूँ। तो मैंने घटना का विवरण बताया कि ऐसा सुबह से एक तो ब्रेकिंग चल रहा है और एसपी ने कहा मैं वापस जा रहा हूँ। तो बोले यहाँ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ एक वृद्ध महिला खत्म हो गई, पूरे गांव के लोग यहीं इकट्ठे थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना फायरिंग है ना या कोई फोर्स कहीं मूवमेंट करते दिखे, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कैसी बात है? तो हम लोग बोले यार मैं क्या बोलूँ, मैं तो वापस जा रहा हूँ कैंसिल करवा के प्रोग्राम। तो मैं 9 तारीख को आऊँगा, फिर ऐसा कह किए फिर मैं चला गया। तो रात में पता लगा कि ये जो 2 लड़के जो मारे गए हैं, ये लोग तिमापुर, वहाँ ये लोग एक दान का पैसा के लिए गए थे। अच्छा। ये लोग मोरपल्ली में बेचे थे, तिमापुर में एक लड़का, एक जीजा लगने वाला, ये भी सब 3-4 लोग शामिल थे। तो उनके यहाँ जाकर के, वहाँ से पास है मोरपल्ली तिमापुर से, तो वहाँ गए और फिर वहाँ से जो भी धान का पैसा उससे से बातचीत किए, पैदल गए थे। फिर वापस आते समय वो जो मुचा की माना जिसके यहाँ गए थे, तो उसका मोटरसाइकिल लेकर के आए, उन्होंने भेजा कि जाओ ये मोटरसाइकिल लेकर के, और ये जो मछली बीज है, मछली बीज छोड़ रहे हैं आजकल तालाबों में, तो वो खरीद के ले आना। तो शायद 20,000 रुपया भी कुछ व्यवस्था किए, उसको लेकर ये लोग आए चिंतलनार आकर के पेट्रोल डालते हैं दिन में, वो भी 12-1 बजे,
और पेट्रोल डाल के आने वाले होते हैं, तब तक चिंतलनार से थाने वाले जाते हैं और 2 लड़कों को पकड़ के थाने तरफ ले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जो मोटरसाइकिल खड़ी रहती है उसको भी लेके चले जाते हैं। फिर रात में उनकी मौत की खबर आती है। खबरें ये है। और रात में उसी ये 5 तारीख की बात नहीं है, ये 4 तारीख की घटना है। अच्छा, 4 तारीख को ही उनको रात को 8 साढ़े 8 बजे मार दिया जाता है और ये आवाज़ आती है 3 या 4 फायरिंग का। सुनते हैं आसपास गांव वाले, ताड़मेटला वाले भी सुनते हैं, बुरकापाल वाले भी, मुकरम वाले भी। 3 या 4 फायरिंग होता है और फिर मार तो रात को ही मार देते हैं। फिर उसी रात को सुनते हैं कि 2-3 बजे लाश लेकर के सुकमा आ जाते हैं और 5 बजे करीब सुकमा पहुंचाते हैं लाश को। और उसके बाद फिर मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ चलाया जाता है, ये 5 तारीख कि नक्सली मारे गए। और आवाज़ भी नहीं आई। मैं तो बता तो कॉल रिकॉर्ड में भी है कि उसके नंबर से आपके नंबर पे फ़ोन आया। जी जी। तो अब परेशान है ये लोग और मेरे को क्यों जाने देंगे। और उसके बाद मूल निवासी जो मंच है और उन लोगों को मेरा बयान बड़ा आधार मिला, उनको ताकत दिया, तो लोग वहाँ लड़ाई शुरू कर दिए, धरना। मूल निवासी मंच किसको कह रहे हो मनीष? वहाँ एक सर्व आदिवासी समाज था, एक कोई सर्व आदि दल हो गया है, कोई अरुण पन्नालाल का क्रिश्चियन पार्टी का, ये कौन सा बोल रहे हो? नहीं, बस्तर में मूलवासी बचाओ मंच है और वो मूलवासी बचाओ मंच के बैनर से सिलगेर की लड़ाई लड़ा जा रहा है। वो लोग जी ठीक, सिलगेर सहित ठीक, बहुत सारे जगह पे उनका धरना आंदोलन चल रहा है। वो नारायणपुर में भी चल रहा है और सुकमा में भी कई जगह चल रहा है और उसमें वही लड़ाई को अभी। हाँ, तो मनीष ये जो आप घटना बतला रहे हैं जिसमें आपको वहाँ जाने से रोका गया और जो आपको बाद में पता लगा कि वहाँ कोई एनकाउंटर चल नहीं रहा था, जो 2 लोगों की मौत है, नक्सली मारे गए हैं, तथाकथित नक्सली, वो पिछली रात कोई मारे जा चुके थे। तो ये आपको वहाँ जाने से रोकने के लिए ये आपको स्टोरी बतलाई गई, ऐसा लगता है? हाँ, मुझे रोकने के पीछे तो मुख्य वजह एक तो राजनीतिक ही है और दूसरा ये कि पुलिस के खिलाफ बहुत ज़्यादा वातावरण ना बने। हाँ, और इसलिए भी रोक रहे थे। और मेरे जाने से लोगों में बहुत आक्रोश फैलेगा और लड़ाई हो सकता है, बहुत ज़्यादा उग्र हो, पुलिस का दलील है और इसलिए भी रोक रहे थे। और राजनीतिक रूप से ये कि पूरे इलाका जब पर ये सेंटिमेंट इशू है और इसको राजनीतिक रूप से मनीष बहुत अच्छी तरह से बुना सकता है, इसलिए इसको रोको। अभी बस्तर में और मैंने इस घटना को तो इस रूप में भी मैंने लिख करके दिया मुख्यमंत्री को भी कि ये जो 2 लोगों की जो हत्या है ये पूर्व प्लान से किया गया है और लकमा के इशारे पर वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने हत्या कराया पकड़ करके। इसलिए ऐसा कराया क्योंकि उस इलाके में जहाँ पे भी मैं जा रहा था वहाँ लोग अभी भी पूरे गांव का काम धाम सब बंद करके लोग हमारे मीटिंगों में आ रहे हैं। अच्छा जी, तो इससे तो वो इसलिए एक दहशत फैलाने के लिए दहशत फैला करके फिर पूरा प्रोग्राम को डिस्टर्ब करो और सच में डिस्टर्ब किया भी है। मैं 5 तारीख को जाने वाला, उसके बाद तो अभी 1 तारीख को गया उस इलाके में। आप समझिए पूरे यानी कितना दिन, यानी 25 दिन नहीं जा पाए, जा नहीं पाया मैं। तो इसमें तो एक तरह से कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से तो लकमा कामयाब हुआ मुझे रोकने में। एक चीज़ बतलाइए मनीष कि मैं थोड़ा सा ये इस पूरे मसले पर एक चीज़ को और आपकी जानकारी में ला देना चाहता हूँ। आपके यूट्यूब चैनल के दर्शकों को ये भी जानकारी हो जानी चाहिए कि ये जो 2 लड़के मारे गए हैं ये 2 लड़के लोग ऐसे हैं जिनके एक जो रवा देवा है, रवा देवा का 2 बैंकों में खाता, ग्रामीण बैंक एर्राबोर और एक्सिस बैंक पोलमपल्ली में। अच्छा, एक्सिस बैंक पोलमपल्ली में उनके चेक बुक भी इशू है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, हीरो मोटरसाइकिल खरीदता है सुकमा से, उसके पूरे कागजात है, गाड़ियां हैं। तो और ये जो सोड़ी कोसा जो मारा जाता है उसके ट्रैक्टर हैं, राइस मिल है,
मैं पूछता हूँ, और हर कोई सामान्य आदमी कह सकता है कि नक्सली जो बनते हैं उनके इतने सारे रिकॉर्ड नहीं होते हैं। हाँ। ये अगर नक्सली है तो पूरे इलाके में पूरा चप्पे चप्पे पर पुलिस कैंप है, और पोलमपल्ली में बड़ा क्या नाम सलवाजुड़ू कैंप था, उनके सिलेंडर नेक्सलाइट भी उधर रहते हैं पूरे इलाके के। कितने बार आया नहीं गया, आया नहीं होगा, कितने बार बैंक का चक्कर नहीं लगाया होगा, तो फिर उसको पकड़ के इस तरीके से मारना, आप बताइए, ये तो सीधा सीधा पैक है ना। बिल्कुल। और आंध्रा में एक जमाने में अगर कोई किसी के पास आधार कार्ड या कोई वोटर आईडी या ऐसा कोई आइडेंटिटी कार्ड मिलता है तो पुलिस उनको छोड़ देती थी। अच्छा। बोले नक्सलियों के पास तो ये सब आईडी नहीं आईडी रहेगा हो ही नहीं ये। सकता, इसलिए ये नागरिक हैं, इस गांव के लोग हैं, ये नक्सली नहीं हो सकता, छोड़ देते। और ये फिर देख लीजिए, फिर उस इलाके में आप सबको बोलोगे आधार कार्ड बनाओ, ये बनाओ, फिर ये सब तो बना के रखे थे, तो फिर भी क्यों मार। तो आज जांच होगी तो ये सब फंसेंगे हकीकत में। मुझको याद पड़ रहा है कि बेला भाटिया जी भी इस मामले में पता लगा रही थी। बेला तो गई थी वो गई थी वहाँ। हाँ। उनको जाने दिया गया, मुझे जाने नहीं दिया गया। मुश्किल से जाने दिया हाँ, गया। नहीं, प्रेस के लोग भी गए, लेकिन वो भी बहुत लड़ कर पहुंचे हुआ। हाँ। मुझे तो फिर पूरी तरह से रोका गया। मैं 13 तारीख को जा रहा था तो मुझे 8 जगह रोका गया ऐसा। और किसी तरह मैं तेमलवाड़ा कैंप पहुंचा, वो भी शाम हो गया। 8 जगह, हर जगह आधा आधा घंटा रोकेंगे तो फिर पूरा दिन तो उसी में चला गया। एक चीज़ मैं समझना चाहता हूं मनीष कि 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट आपने देखी हुई है यहाँ पर। अब करीब करीब 5 साल हो रहा है कांग्रेस की सरकार को। भाजपा सरकार के समय हमने ऐसा बहुत सारे एनकाउंटर की बात सुनी थी। बहुत एनकाउंटर हो रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, गांव जला रहे हैं, रेप हो रहा है लोगों के साथ। आपको ध्यान होगा कल्लूरी जैसे अफसर का दौर था वो, जब बहुत सारे जुल्म ज़्यादती हो रहे थे। क्या अभी भी जारी है वैसी घटनाएं कांग्रेस सरकार के रहते? नहीं, एकदम से उस पैटर्न पर, उस पैमाने पर तो नहीं है, क्योंकि अभी समय बदला है। हाँ। वो एक सलवा जुड़ूम का समय था और वो एक अजीब दौर था। और ये भी एक सच्चाई आपको जानना ही चाहिए कि वह ठीक है भाजपा गवर्नमेंट के समय हुआ, लेकिन सलवा जुड़ूम चलाया किसने? चलाया किसने? कांग्रेस ने। बिल्कुल, एकदम सीधे तौर पर कांग्रेस ने, मैं और इस बात पूरे को- नेता कांग्रेस के। मैं इस बात को लिखते आया था कि ये कांग्रेस और भाजपा की पार्टनरशिप फर्म की तरह है सलवा जुडूम, जिसमें दोनों भागीदार थे। बिल्कुल। और चलाया, शुरू किया कांग्रेस ने, चलाया भी कांग्रेस ने। बिल्कुल। पूरे नेता कांग्रेस के। फाइनेंस बीजेपी की गवर्नमेंट करती थी। जी जी। तो इसलिए उस समय ऊपर से देखने से तो गुनाहगार बीजेपी लगती है, लेकिन हकीकत में गुनाहगार तो कांग्रेस भी है। बराबरी की थी। और इसलिए अभी चूंकि समय थोड़ा गुजर गया है, इस बीच में सबरी, इंद्रावती से बहुत सारा पानी निकल गया है। तो अभी वक्त थोड़ा, तो अभी सरकारी ज्यादती उस पैमाने की नहीं है। नहीं, हाँ, उस रंग ढंग में नहीं है, उस तरीके के जुल्म नहीं ढा रही है, लेकिन तौर तरीका वही है। समय बदलने के साथ आपको क्या लगता है कि सत्ता पे जो पार्टी रहती है, जो नेता रहते हैं, उनसे फर्क पड़ता है कि बस्तर में जो बड़े पुलिस अफसर तैनात रहते हैं उनसे फर्क पड़ता है? किस चीज़ से फर्क पड़ता है? मुझे लगता है कि बस्तर के नेताओं का पुलिस पर तो कोई कंट्रोल नहीं, और सरकार का भी मुझे नहीं मालूम। कंट्रोल है तो फिर दिखना चाहिए ना, राजनीतिक रूप से भी दिखना चाहिए। बिल्कुल। कोई राजनेता कैसे कहेगा कि इस तरीके का पेक एनकाउंटर करवाओ, पर ऐसा अगर हो रहा है अभी भी, तो नेताओं का वहाँ कोई इस तरह की घटनाएं जो हैं, अभी 2 महीने में जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें मायने रखेगी क्या ऐसी घटनाएं? मुद्दा रहेगा कहीं कहीं पर? बिल्कुल रहेगा। ऐसा रहेगा जी, रहेगा, और रहना चाहिए। हाँ, रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए।
दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ, जो सिलगेर का आंदोलन जिसका जिक्र आपने पासिंग रेफरेंस में किया है, ये आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। वहाँ पर कैंप खोलने के खिलाफ मेरे ख्याल से शुरू हुआ था, जी फायरिंग वगैरह में कुछ मौत भी उस समय हुई थी, आंदोलन चल ही रहा है वहाँ पर। जी। इसका असर केवल उस इलाके में है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में है, कि पूरे बस्तर में है? देखिए, वोटिंग के हिसाब से इसका असर तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होना है। और ये जो सिलगेर है ये कोंटा विधानसभा में है और बीजापुर विधानसभा का बॉर्डर पे है, पर सिलगेर गांव कोंटा विधानसभा का है। और ये सिलगेर की लड़ाई मुख्य रूप से है कि उसका जो इंटेंशन है, जो लड़ाई का जो डिमांड है, वो तात्कालिक रूप से ये है कि 4 लोग मारे गए और उनको न्याय दिलाने, जो भी पुलिसकर्मी है, फोर्स के लोग हैं, उनको सजा दिलाना, इस तरीके की मांग तो है। लेकिन बुनियादी रूप से ये है कि ये जो कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के लिए तरह तरह के वादे किए, हाँ। इतने सारे वादे किए थे। उन वादों में ये भी एक वादा था कि हम पेशा कानून को हाँ। प्रभावी तरीके से लागू कराएंगे। हाँ। आपसे बिना पूछे, गांव से बिना पूछे ये फैसला हो नहीं सकता था कैंप का। कैंप कोई नहीं बैठेगा, और जो सीआरपीएफ के कैंप है हम इसको वापस दिल्ली भेज देंगे। हाँ। किसी को पकड़ करके हाँ। नहीं मारेंगे, किसी को जेल नहीं भेजेंगे, जो जेलों में पहले से बंद है हाँ। उनको हम बाहर करेंगे। ये चुनाव के समय ये सब वायदे थे कांग्रेस पार्टी के। एक वायदा पूरा नहीं किया। तो दरअसल ये पेशा को इम्प्लीमेंट करने की भी मांग है। पेशा को, लेकिन मैं जो सुनता हूँ, आज सुबह नेताम जी से बात कर रहा था मैं, उन्होंने मुझको कहा कि पेशा का जो मूल ड्राफ्ट था, जिसमें यह था कि ग्राम सभा की अनुमति जरूरी होगी, उसको बदल के यहाँ प्रदेश की सरकार ने ग्राम सभा से परामर्श किया जाएगा ऐसा कर दिया है। ऐसी स्थिति है क्या? हाँ, ऐसा ही स्थिति है। परामर्श शब्द तो मूल कानून में भी है, लेकिन अनुमति शब्द भी था ना? हाँ, अनुमति तो मूल कानून में परामर्श शब्द ही है। हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श शब्द को उस संदर्भ में स्पष्टीकरण किया कि परामर्श मतलब अनुमति, सहमति। अच्छा। ये तो परामर्श का मतलब सहमति होना चाहिए। तो जब राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करने के लिए जब नियम बनाई, हाँ। तो परामर्श के जगह अनुमति शब्द आना चाहिए ये था। ये उसके पहले सुप्रीम कोर्ट इसको परिभाषित ऐसा कर चुका था। अभी आपको क्या लगता है कि वहाँ बस्तर में, जैसे हम इधर का देख रहे हैं, सरगुजा तरफ का जो हसदेव के जंगलों का मुद्दा है, या मैं दूसरे प्रदेशों का देखता हूँ, मणिपुर का देखता हूँ, आदिवासियों का, कुकी आदिवासियों का मुद्दा है, क्या अभी बस्तर के आदिवासी हसदेव के बारे में जानते हैं? क्या वो मणिपुर के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, जो सोशल मीडिया में सक्रिय हैं और थोड़ा अखबार भी पढ़ लेते हैं, ये लोगों को तो मालूम है हसदेव की लड़ाई का, और मणिपुर में जो हो रहा है उन घटनाओं के बारे में भी उनकी जानकारी है। बाकी आम जनमानस में इस पर कोई जानकारी नहीं है और कोई रिएक्ट भी नहीं। यानी जो वोटर्स की मेजॉरिटी है उनके ऊपर हसदेव या मणिपुर इसका असर अभी नहीं पड़ने वाला है, उतनी जनचेतना नहीं है। जी, वही नहीं, बल्कि मुझे ये भी लगता है कि जो सिलगेर है, वित्सापाल में जो धरना आंदोलन हो रहा है मूलवासी बचाओ मंच का, और सिंगाराम, गोमपाड़, अभी जो मुकरम में जो रहा है अभी फिलहाल में ताड़मेटला की घटना के बाद, इन आंदोलनों का भी बस्तर के आम जो मतदाता है, हाँ। उन पर बहुत असर नहीं होना है। ऐसा जी, पर कुछ पैकेट्स में होगा। अब एक चीज़ मुझको बतलाइए, बस्तर को लेके एक विवाद चल रहा है कि वहाँ ईसाई मिशनरी जो है वो आदिवासियों को ईसाई बनाना चाहती है,
हिंदू संगठन जो हैं उसका विरोध कर रहे हैं, और गांव-गांव में जो ईसाई बने हुए आदिवासी हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी लाश को निकाल के कब्र से गांव के बाहर फेंक दिया जा रहा है। पुलिस और सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही है। ये मुद्दा है क्या? दरअसल मैं इसको कहूँ तो ये जो हिंदुत्व को लेकर के भाजपा और कांग्रेस में कंपटीशन है। हाँ, कांग्रेस भी भाजपा के मुद्दे को हथियाने के लिए कभी रामगमन तो कभी कुछ तो कभी कुछ करते रहते। हाँ, तो भाजपा वालों के अंदर भी असुरक्षा की भावना है कि हाँ, कहीं ये पूरे मुद्दे को हाँ, हाईजैक ना कर ले। और फिर कौन बड़ा हिंदू, सबसे बड़ा हिंदू, हाँ, राम का असली वारिस कौन, राम का जमीन मकान किसके नाम पे होगा, ये बताने के लिए भी ये सब घटनाएं हो रही। कंपटीशन है। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि पुलिस इन मामलों में एकदम दर्शक है और वो दुखद है। मार भी खा ले रहे हैं लेकिन उफ नहीं कर रहे हैं। इंसानियत का भी कुछ चीज होता है और पुलिस एकदम से, जो बातें सुनता हूँ मुझे बहुत तकलीफ होता है। और सरकार की पुलिस इस तरीके से बिल्कुल शांत मुक्त दर्शक बन करके उनके सामने अपराध हो रहा हो उसको रोके नहीं, बल्कि जो उपद्रव कर रहे हैं उनका मदद करे। हाँ, तो इससे बड़ा तकलीफ दे और कुछ नहीं हो सकता। तो कानूनन रूप से तो जो भी हो रहा है वो तो पुलिस के खिलाफ मामले बनने चाहिए। हाँ, पर नहीं, ये सब जो भी है ठीक है। पुलिस पे तो एक आध जगह जो हमला हुआ जी, उसमें पुलिस ने मार खा ली, सिर तोड़वा लिया, लेकिन कार्रवाई नहीं की कुछ। हाँ, ऐसे ही है। और तो ये चुनाव में क्या मुद्दा बनेगा और किसकी मदद करेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। सीपीआई कम्युनिस्ट तो एक सीट पे लड़ रही है, बाकी 11 सीट जो है उस पे तो कांग्रेस और भाजपा है। बाकी जगह पे भी हम लड़ रहे हैं, मान लिया मैंने, लेकिन कोई बड़े कैंडिडेट आपके हों, ज़्यादा वोट पाएं, इसकी संभावना मुझको थोड़ा कम लगती है। नहीं, हमारे बहुत सारे अच्छे उम्मीदवार हैं। और जी, और संभावना है कि 2 या 3 सीट हम लोग जीत सकते हैं। ऐसा? जी। अच्छा, ये मेरे लिए, हाँ, ये मेरे लिए खबर है। बिल्कुल खबर है। और हम करीब 8 या 9 सीटों पर लड़ेंगे बस्तर में। हाँ, और हमारे वजह से कोई जीतेगा कुछ सीटों पर, ऐसा, या तो कोई हारेगा। ऐसा। बस ये तय है। ये मैं आपके माध्यम से ये जानकारी बैलेंस टिल्ट होगा कुछ जगहों पर सीपीआई की वजह से, एकदम से ऐसा। अब मैं जीतने वाला हारेगा, हारने वाला जीत जाएगा। चलिए, बड़ी खुशी की बात है अगर ऐसा एक संतुलन बने रहता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी, इन दो पार्टियों की मैं बात करूँ, अगर ये जो वहाँ ईसाई, हिंदू, आदिवासी, ये जो एक संघर्ष चल रहा है, ये चुनाव में कौन से पार्टी के काम आएगा? मैं अभी तो कोई भविष्यवाणी नहीं करूँगा, पर इतना मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कांग्रेस को लेकर के नाराज हैं। बस्तर के इलाके में लोग नाराज हैं। कांग्रेस का जो रवैया है, तौर तरीका है, उसको लेकर नाराज है। इसलिए नाराज हैं कि वो हिंदू फोर्सेस जो हैं, जो हमलावर हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए नाराज है। इसलिए भी, और इसलिए भी कि आदिवासी ये कहता रहा है कि वो हिंदू भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है, बिल्कुल मुस्लिम भी नहीं है, आदिवासी तो आदिवासी है। फिर उन इलाकों में सरकार पराजित तरीके से हिंदू
करण की कोशिश उनके तमाम, जैसे राम वनगमन पथ को लेकर के प्रशासनिक रूप से रथ यात्रा निकलते हैं, तमाम चीज़ें, मिट्टी ले जाने के उनका जो नाटक नौटंकी होता रहता है, उसका पूरा समाज विरोध करता है। ये वहाँ के जो स्थानीय आदिवासी हैं जी, उनके बीच कोई राम को लेकर ऐसी यादें हैं क्या कि राम इस इलाके से निकले थे? नहीं, कोई मान्यताएं नहीं, है क्या ऐसा- वहाँ पर? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है। नहीं है। देखिए, मेरा राम वनगमन पथ हाँ का वो जो एरिया जो बताया, हाँ वो रामाराम भी है लास्ट। आप तो देखिए होंगे हाँ। नक्शे में, हाँ वो मेरा गांव है, हाँ। मेरा गांव है। कई आपके पुरखे वगैरह कोई बताए हो कि रामचंद्र जी इधर से निकले थे? नहीं, बिल्कुल ना कोई जनश्रुति है, हाँ ना कोई कहावत है, हाँ। ना कोई कहानी है, हाँ। बिल्कुल नहीं है। कोई मान्यताएं ऐसी बिल्कुल नहीं है उस इलाके बिल्कुल की? नहीं, कोई भी लोक कहानियां नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई आपके किसी पुरखे को रामचंद्र जी अंगूठी वगैरह कुछ दे दिए हों अपना, कुछ ऐसा हुआ कुछ हो? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है कुछ नहीं। ऐसा। वो गजब ये है, मैं आपको एक बात कहानी बताता हूँ। हाँ। कहानी नहीं है, बल्कि अब रामाराम, हाँ गांव रामाराम, हाँ तो नाम से ऐसा लगता है कि हाँ हाँ कि राम ये का तो राम रिश्ता का है तो यहाँ। रिश्ता है। लेकिन देखिए, हम लोग गोंडी में, मतलब कोया में, वो रावणम है, रावणम। रावणम, रावणम। अच्छा। अब उसको अगर उस शब्द के हिसाब से अर्थ निकालोगे तो ये रावण का रावण ऐसा। का है इलाका। लेकिन ना रावण का है ना राम का है। हाँ। ये है रावमाणम। हाँ मतलब ये जो पीपल का जो वृक्ष होता है ना भैया, हाँ। उसको हम लोग रावमाणम बोलते हैं। अच्छा। वो जो अभी जो गांव हमारा है, वहाँ वो पीपल के पीपल पेड़ के वृक्ष का काफी थे। इलाका है। और वहाँ एक पारा था, अच्छा। उसको रावणम बोलते थे। अच्छा। जी, रावणम। हाँ। वो शब्द भी है, वो जो साउथ इंडियन स्टाइल से। तो जिसकी जो भावना है, कोई चाहे उससे राम बना ले, कोई चाहे रावण बना ले, जो बनाना है जी वो। जी। तो ये रावणम वो पीपल वृक्ष से जुड़ा हुआ नाम है उस पारा का। बाद में गांव बैठ गया वहीं, तीनों पारा मिलकर हाँ। फिर रावणम हो गया। हाँ। अभी भी रावणम ही बोलते हैं, लेकिन वो हिंदी वालों ने उसको रामाराम बना दिया। तो ये जो राम वनगमन पथ जो बन रहा है वहाँ पर, इससे कोई काम भी हो रहा है क्या आपके इलाके में? अपन मान लेते हैं राम के नाम पे नहीं हो रहा है, किसी नाम पे हो रहा है, तो नहीं, हो रहा है क्या काम राम कुछ? के नाम से वो जो रामाराम में एक मंदिर है, हाँ चिटपिटीन मंदिर, हाँ वो जमींदारों की देवी है वो। हाँ सुकमा जमींदार जो है, हाँ उन लोग वहीं हमारे गांव पाता सुकमा में रहने के लिए आए थे। हाँ। कुछ समय वहाँ व्यतीत किए, तो उनकी देवी को उन्होंने वहीं बैठा लिया। तो साल में वो एक बड़ा मेला होता है, और पूरे ज़िले का बड़ा मेला है, और उस दिन छुट्टी रहता है पूरे ज़िले। तो उसी मंदिर में राम वनगमन पथ के नाम से वहाँ काफ़ी कुछ बनाया जा रहा है। अच्छा। मंदिर कुछ और कुछ उसी को विकसित कर रहे हैं, पर्यटन केंद्र जैसा। अच्छा। ये है, वो पहाड़ टाइप है जगह। ये बताइए मनीष कि कहीं कहीं पे बस्तर में ये सरकार जब एक रामायण प्रतियोगिता करवा रही थी या कुछ कर रही थी, उसका भी कुछ जगहों पे विरोध हुआ था। लोगों ने कहा था हमारे इलाके में ये नहीं होना चाहिए। ये कांकेर से ही विरोध शुरू हुआ था। क्या मामला क्या था, योजना क्या थी जिसका विरोध हुआ? ये लोग स्कूलों में, हॉस्टलों में रामायण पाठ कराने का कोशिश कर रहे थे, सरकार। और समाज ने उसका डट के विरोध किया, आदिवासी समाज ने। जी। और उसके बाद हालांकि कि आप ये हिंदू संस्कृति हमारे ऊपर थोप रहे हो, मत ला दो ऐसा। जी। मत ला दो ऐसा। अच्छा। तो कहाँ पे हुआ था विरोध? ये भान प्रतापपुर, कांकेर, वहाँ विरोध हुआ, तो आगे फिर नहीं बढ़ा। वो योजना ही रोक दी सरकार ने। जी। तो बस्तर में फिर ये नहीं करवाया गया। बाद में फिर नहीं हुआ आगे। और जो हिंदू ताकतें जो वहाँ जाके काम कर रही हैं, इनका क्या मोडस ऑपरेंडी है? ये कैसे काम करते हैं वहाँ? जहाँ ईसाई पहुँच रहे हैं वहाँ उनका विरोध कर रहे हैं, मारपीट हो रही है, क्या हो रहा है? हाँ, वही हो रहा है जो आप कह रहे हैं, वैसा ही हो रहा है। अब वहाँ
थोड़ा सा आदिवासी आड़ लेकर के कि आदिवासी तो हिंदू नहीं है, क्या नाम, ईसाई नहीं हो सकता, ईसाई होने से आदिवासी अपनी पूरी परंपरा को छोड़ दे रहा है। तो ऐसा कुछ बहाने बनाकर ये कथित रूप से जो हिंदूवादी संगठन है, वो चाहे बजरंग दल है, आरएसएस है, जो भी हैं, विश्व हिंदू परिषद है, इस तरीके के जो संगठन है, वो फिर आक्रामक हो जाते हैं, वहाँ आड़ ले रहे हैं आदिवासी कल्चर का, पर वो अपना वो नियम लागू कर रहे हैं अपना। वो यानी आदिवासी के हिंदूकरण की कोशिश कर रहे हैं, वो ये ईसाईकरण की कोशिश कर रहे हैं, वो हिंदूकरण की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में दूसरी जगह सांप्रदायिक तनाव हुआ, हिंदू मुस्लिम तनाव हुआ, उसके बाद बस्तर का एक वीडियो देखने में आया मुझको, जिसमें भाजपा के बहुत सारे नेता शामिल थे, ये भंजदेव वगैरह भी शामिल थे। उसमें सड़क के ऊपर खड़े होकर लाउड स्पीकर में राम की शपथ इन लोगों ने ली कि किसी भी मुस्लिम कारोबारी से कोई लेन देन नहीं करेगा, उनकी दुकानों से कोई सामान नहीं खरीदेगा। ये वीडियो चारों तरफ फैला। ये अब दुर्भाग्य से ये मेरे सुकमा का ही है ऐसा। जी हाँ। यही क्या नवरात्रि के समय का है और काफ़ी तनातनी टाइप हो गया था। फिर हम हस्तक्षेप किए तो शांत हो गया। फिर एक मुसलमान लड़का बीप को दिखा दिखा के कुछ कह रहा था। अच्छा। वो वीडियो बाहर आया तो जेल भी गया उसको। अच्छा। मुस्लिम समाज वाले ने उसको बहुत मारपीट किया। अच्छा। और पुलिस के हवाले किया। ये सब हुआ उस बीच में। और कथित रूप से उसमें कांग्रेसी भी, भाजपाई भी, सब मिल करके मुस्लिमों के खिलाफ बाइकॉट का, हाँ बाइकॉट का, मुसलमानों के खिलाफ बहुत आक्रामक हो गए थे। बहुत दोनों पार्टियों के लोग थे उसमें मिल करके जी। और उसमें अगर हम नहीं होते तो बड़ा झगड़ा हो जाता ऐसा जी। और मेरे वजह से वो जो लड़ाई झगड़ा होने वाला वो टल गया, बाद में शांत हो गया। मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, ये जो राम का नाम लेके ऐसी शपथ ली गई सार्वजनिक सड़क के ऊपर, जी जी, मैं नहीं जानता ये सुकमा की घटना है कि कोई नहीं, दूसरी घटना मैं बोल रहा हूँ, जो बीरनपुर के बाद हुआ था। ये जगदलपुर में ये शपथ वाला मामला जगदलपुर में हुआ था, वही मुझको थोड़ा शक हो रहा था सुकमा कहने से। नहीं, ये जो दुकानों में बहिष्कार की बात, दुकानों के बहिष्कार की बात, दुकानों में जो बहिष्कार की बात हो रही थी, ये सड़क के ऊपर, ये सुकमा में ज्यादा हुआ मूर्त रूप से। तो ये दूसरी जगह भी हुआ शायद, एक हाईवे पे खड़े होके शपथ ले रहे थे ये लोग। शपथ लेने वाला तो जगदलपुर के हाईवे में हुआ। और वही नवरात्रि के समय बाद में ही लास्ट में ये सब झगड़े हुए। तो उसके बाद सुकमा में तो बहुत समय तक बहुत सारा इडली जो दुकान है, इडली खिलाने वाले, वो ज़्यादातर मुस्लिम ही चलाते हैं। अच्छा। और वहाँ दूसरे लोग खाने नहीं जा रहे थे ऐसा जी, काफ़ी समय तक। अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ है। लेकिन जो वीडियो आया जिसमें शपथ ले रहे थे बहिष्कार का, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि हेट स्पीच की अगर घटना कहीं भी होती है तो पुलिस खुद होके एफआईआर करे, किसी शिकायतकर्ता की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि बस्तर में पुलिस ने कहीं भी हेट स्पीच का केस दर्ज नहीं किया इसके ऊपर? नहीं किया कहीं भी। और सुप्रीम कोर्ट तो कहा, बार बार बोलता है कि इसको कंटेम्प्ट टू कोर्ट हम मानेंगे अगर नहीं करेगी कोई। तो क्या करेंगे, पुलिस ही नहीं कर रही तो कौन क्या करेगा। बस्तर का तो वैसे भी बस्तर में तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर नहीं मानने का रिकॉर्ड है। यानी मुझको ये सांप्रदायिक तनाव थोड़ा मुझको डराता है, इतना ज़्यादा तनाव। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि बस्तर जैसा जगह पर इस तरीके का धार्मिक उन्माद फैला करके कोई लड़ाई झगड़ा हो, वो तो उचित नहीं है। और इतना शांत बस्तर में इतना
कोलाहल, इतना उपद्रव, ये मंजूर नहीं होना चाहिए। और मैं तो कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि इस तरीके से चीज़ हो। और क्या मुद्दे हैं मनीष, चुनाव में, आने वाले चुनाव में मुद्दे और क्या रहने वाले हैं? मुद्दे तो रोजगार के होंगे, जल जंगल जमीन का इशू है, बड़ा इशू है। आप जैसे आदिवासी इलाकों में जो गौड़ खनिज है, मुरूम, गिट्टी, रेत, ये तो है ही, ग्रेनाइट है, संगमरमर है, टीन है, और संगमरमर, ग्रेनाइट तो है ही, कोरंडम भी है। इस बारे में ठीक है, अभी जो पेशा नियम में ये गांव से अनुमति चाहिए, ग्राम सभा से, पर ये अनुमति की बात नहीं होनी चाहिए, उस पर मालिकाना हक की भी बात होनी चाहिए। हाँ। इन जो गौड़ खनिज है, इसमें गांव के लोग मालिक हों, जब कभी बेचना हो तो गांव के लोग बेचें, हाँ। दूसरे लोग क्यों करें? हाँ। बाहर से कोई व्यापारी या कंपनी क्यों जाए? ये बात होनी चाहिए। और ये मुद्दा है, ये मुद्दा है वहाँ। ये मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा के लोग इसको मुद्दा बनाएंगे नहीं ऐसा बना मुझको सकते, लगता नहीं है। बनाते ही नहीं है। वो तो शिक्षकों के भर्तियों पर बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। हाँ। ये तो तकलीफ है। हाँ। और ये लोग ऐसे मुद्दे कहाँ बनाते हैं? आदिवासियों का हक अधिकार देने का मसले पर ये दोनों एक साथ हैं। मनीष, एक चीज़ बतलाओ मुझको, आप आदिवासी हो, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कांग्रेस या भाजपा के जो आदिवासी नेता वहाँ से चुन के यहाँ आते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ खोते हैं वो है आदिवासियों के लिए संवेदनशीलता। राजधानी पहुँचते हैं चुनाव जीतकर, सरकार में आते हैं या विपक्ष में आते हैं, और आदिवासियों के लिए संवेदनशीलता बिल्कुल खो बैठते हैं। क्यों ऐसे होता है? अब यही ताज्जुब है, मुझे लगता है कि ये लोग पार्टी के बंधुआ मजदूर टाइप हो जाते हैं। पार्टी जो कहती है वो करते हैं, उठो बोलने से उठते हैं, बैठो बोलने से बैठते हैं। और इसी वजह से कि अगर हम कुछ कहें उस इलाके की बात अखबार में या विधानसभा में, तो अगले बार हमें टिकट शायद नहीं मिले, इसलिए वो शांत हो जाते हैं। विपक्ष में रह के भी शांत रहते हैं, सत्ता में रह के भी शांत रहते हैं। विपक्ष में भी वही जो मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स की बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, कभी कांग्रेस, हाँ, तो दोनों पार्टियों की पॉलिसी तो ट्राइबल एरिया में तो एक ही जैसा है। तो इसलिए भी असुरक्षा की भावना से ट्राइबल एमएलएस कुछ बोलते नहीं। फिर आने के बाद थोड़ा ज़्यादा सुविधा विधा मिल जाता है, हाँ, वेतन आराम तलब हो जाते हैं और सहूलियतें मिल रही हैं, अगले चुनाव का खर्चा जुटाने में लग जाते होंगे। तो ये सब वजह से एक चीज़ मुझको बतलाओ, मैं सुनता हूँ कि कई करोड़ रुपया एक एक पार्टी खर्च करती है एक एक सीट पे। आपका कितना पैसा खर्च होता है चुनाव में? चुनाव आयोग का जो निर्धारित कुछ क्या नाम फंड है, क्या नाम लक्ष्य, वो है, सीमा है। हाँ, हम उस सीमा तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। नहीं पहुंच पाते जी। पहले 28 लाख था, हाँ, बीच में 32 कुछ कर दिया, अभी 38 लाख कुछ है। हाँ, तो पहले जो 28 लाख था, हाँ, हम तो 28 लाख के आधा तक नहीं पहुंच पाते थे। ऐसा जी। और अभी अगर 38 लाख है तो हमारे पास 38 लाख हो जाए तो हम सोचते हैं कि वाह क्या बात है, हम तो जैसे कि 7 समुंदर पार कर लिए टाइप हो जाता है। दूसरी जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं ये कितना खर्च करती हैं? आपको सुनाई पड़ता है क्या कुछ? कितना? करोड़ों में खर्च करते हैं। जी। अब मुझको एक बात बतलाइए, आप वामपंथी पार्टी सीपीआई के हैं, कांग्रेस और भाजपा ये दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनकी मौजूदगी ज़्यादा जगहों पर है।
नक्सलियों का किसके लिए क्या रुख रहता है वहाँ पर? कई लोग कहते हैं कि नक्सलियों को पैसा दे के भी कोई चुनाव जीत जाते हैं, कोई ये कहते हैं कि वामपंथियों का साथ देते हैं नक्सली क्योंकि वो भी एक्सट्रीम वामपंथी हैं। क्या रुख रहता है इनका दोनों तीनों पार्टियों के लिए? मैं तो इस पर ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन चुनाव में इन लोग बहिष्कार का नारा देते हैं और बहिष्कार करने से निश्चित रूप से चुनावी राजनीति में हमको नुकसान हो जाता है, क्योंकि उस एरिया में हमारा ही बेस रहता है, ग्रामीण इलाकों में। बहिष्कार करने से वो वोट हमको नहीं मिल पाता, तो उसका निश्चित रूप से नुकसान होता है और फिर हमको नुकसान होता है तो विरोधी लोगों को फ़ायदा ही होता होगा, जो भी है। पर मैं ये देख रहा हूँ कि इस बात को लेकर के बीजेपी कुछ ज़्यादा आक्रामक है कि नक्सलियों का समर्थन मिलता है। हाँ, कांग्रेस को मिलता है, सीपीआई को मिलता है, सीपीआई को मिलता है, रहता है। पर सच ये है कि यदि उनका समर्थन हमें मिलता तो हम लोग तो चुनाव आराम से जीत जाते हैं। हाँ। इतना चुनाव हारने की तो नौबत ही नहीं आता। पर नहीं मिलता है, ये तो मैं कहना चाहूँगा। वो लोग उनकी पॉलिसी पर रहते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो निश्चित रूप से हमको नुकसान होता है। वो पैसा लेके किसी को वोट दिलवा देते हो, जिता देते हो, ऐसा नहीं होता? नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकता। आपका तजुर्बा नहीं है ऐसा? नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, तो इस बारे में क्या बोल सकता हूँ। ठीक है मनीष, आप अच्छे से चुनाव लड़िए। अगर आपकी पॉलिसी, आपके नारे अगर लोगों को अपील करेंगे तो आप जीत के आइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू, बिल्कुल, धन्यवाद। अभी आपने मनीष कुंजाम को सुना। मनीष कुंजाम बस्तर के कोंटा से सीपीआई की टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पहले बहुत से चुनाव लड़े हैं। 2 चुनाव उन्होंने जीते हैं, 4 चुनाव वो हार चुके हैं, 4 या 5, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा है। तो हम देखते हैं कि आने वाले चुनाव में होता क्या है। मुझको ये अंदाज़ नहीं था जो मनीष ने अभी कहा है कि वहाँ पे कई सीटों पे सीपीआई के कैंडिडेट लड़ रहे हैं और वो जीत हार को प्रभावित करने की हालत में रहेंगे। ये मेरी जानकारी नहीं थी, मनीष से मुझको मिली है जानकारी। हम फिर किसी मेहमान के साथ बातचीत करते हुए यहाँ मौजूद रहेंगे। मनीष का गला ख़राब था, लेकिन उन्होंने किसी तरह से पानी पीकर, गर्म पानी पीकर, ग्लास ज़रूर एक दारू कंपनी की है लेकिन वो पी रहे थे, काली चाय पी रहे थे। ये खुलासा कर देना भी ज़रूरी है। तो हम फिर किसी मेहमान के साथ आपके बीच मौजूद रहेंगे। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा और लाइक भी कीजिएगा इसको। नीचे टिप्पणी भी आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि मैं जानता हूँ आज देश में एक बहुत बड़ा चैनल चल रहा है, शुरू हो रहा है, जिसमें देश के एक बड़े शोहरत वाले व्यक्ति कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा। मेरी अपील छोटी है उस मुकाबले, लेकिन आपको हमारा काम अच्छा लगता है, बातें अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। एक छोटी सी अपील और, अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, अगर चौपहिए पर चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर चलिए। किसी हादसे की नौबत में इन्हीं चीज़ों से ज़िंदगी बचती है। फिर मिलते हैं।